तो ये कौन सी बिल्डिंग है? तो अभी हम आए बी बिल्डिंग के पास, ओके जिसका आरसीसी अभी उसका 10th फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। ओके। तो 15 में से 12 स्लैब कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे ए बिल्डिंग जिसका आरसीसी का काम अभी मिडवे में अभी प्रोग्रेस है। तो कंस्ट्रक्शन भी आप लोग ही करते हैं? जी, कंस्ट्रक्शन भी हम ही करते हैं, लैंड भी हमारा है, कंस्ट्रक्शन भी हम करते, बेचते ही हमें। हमने कोई भी एक्टिविटी किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया हुआ है। तो इससे तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ पाती होगी। जी, यहाँ ये पे तो आप तो अच्छा ही कहेंगे, पर हाँ हम आपके यूजर्स से भी एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। पर मोटे तौर पे आप बता रहे थे कि आप अपने ही किसी एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में रहते हैं जी, और आपने जहाँ बताया, शायद डिस्कशन के दौरान मुझसे बात की थी कि वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आए थे बेसमेंट का, जो आपने जिक्र किया था। तो वहाँ का लोगों का क्या रिएक्शन था? वो तो आपके घर पे आ जाते होंगे डायरेक्ट? नहीं, अगर आप देखेंगे तो लार्जली मैं कहूँगा कि अबाउट 90 to 95% जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो प्रोजेक्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो ओके। इसलिए तो मैं वहाँ शांति से रह पा रहा हूँ, राइट। नहीं, ये बहुत ही रेयर है कि कोई भी बिल्डर अपने ही प्रोजेक्ट में रहे, क्योंकि ये दो धारी तलवार जैसा है। ना चाहते हुए भी अगर कुछ गलतियां हुई तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे जगह पे रहें जहाँ पे डायरेक्ट आपको कोई रीच कर पाए। पर ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, आपको अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि आप वहाँ रह पा रहे हैं। हम कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं करते कि हमें बायर्स को फेस ना करना पड़े। वी आर एवर रेडी। हम लोग अब यहाँ पे जो भी बुकिंग होती है तो बायर्स को मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर मिल जाता है। मैं जनरली बायर से इंटरेक्ट भी करता हूँ, तो यही बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि आप आपकी लाइफ लॉन्ग की सेविंग्स ये फ्लैट में डाल रहे हो और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आप ऐसा ना हो कि फिर आप जिंदगी में रिग्रेट करो कि नहीं मैंने गलत डिसीजन लिया। दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज देयर, वी आर रीचेबल। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, वी आर देयर टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। सो इसका मतलब ये आप फीडबैक इसलिए भी लेते होंगे कि आप उसको इम्प्रूव भी कर पाएं। जी, जो भी हम लोग अगला प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग वहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी माइनर इंप्रूवमेंट्स किए हैं जो लास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट में मुझे लगा हम लोग इम्प्रूव कर सकते थे। राइट, अंदर चल सकते हैं। एक जो टिप्स की मैंने बात की थी, थोड़ा बहुत आप डिस्कस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके फाइन, उसकी बात कर लेते हैं जी। एक फ्लैट पे ही डायरेक्टली जाते हैं। Yes. वहाँ पे ही ब्रिक वर्क जहाँ हुआ है वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक हम लोग ये पोडियम पे ही हैं, यानी कि पार्किंग का। तो हमने यहाँ पे पार्किंग स्लैब्स का भी डिज़ाइन कैसे किया है। जो हमारे रूम्स हैं, जो कि कॉमन बेडरूम, लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम, मिनिमम 3 मीटर विड्थ के रखे हैं और उनके रूम्स के नीचे ही हम लोगों ने कार पार्किंग का प्रोविजन किया है, ताकि जो कार पार्किंग रहेगा वहाँ पे मिनिमम 3 मीटर्स विड्थ रहना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा अपना कार पार्किंग पोडियम का डिज़ाइन दिख रहा है आपको। प्रॉपरली डिज़ाइन ग्रिड्स है। एक 5 मीटर कैरेज वे है जहाँ पे कंफर्टेबली 2 गाड़ियाँ आ सकती है, जा सकती है, और पार्किंग में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पे। जी, अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पे ग्राउंड +2 हमने दिया है पार्किंग आपने। ओके, G+2। तो एक बार कुछ पॉइंट्स जैसा मैंने कहा कि बताएं, जिससे जब भी लोग साइड विजिट पे जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किससे पता कैसे चलेगा कि हाँ ये चीज़ हम ले सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है। राइट। यहाँ पे ब्रिक वर्क कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिकल चिसलिंग वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो जनरली जब बायर्स फ्लैट लेते हैं तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने का एडवांटेज क्या है कि ये स्टेज पे आप चेंजेस कर सकते हैं। राइट। एक बार फ्लैट रेडी पोजीशन स्टेज पे पहुंच जाता है और उसके बाद आप लेने जाते हो और उसमें आपको अगर कुछ माइनर चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल किचन का जो ओटा है बड़ा करना है, टॉयलेट में कुछ चेंजेस करने हैं, वो बहुत महंगा पड़ता है। पर मैक्सिमम बिल्डर तो अलाउ ही नहीं करते हैं, यानी कि वो जाने नहीं देते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे ही नहीं जाने देते। हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हम बायर्स को उल्टा इनकरेज करते हैं कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही जो भी आपको चेंजेस करना है आप कर लीजिए। हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि देखो आप घर ले रहे हो, आपकी कुछ इच्छाएं रहेंगी। अगर आपकी भी कुछ मे बी आपको कुछ वास्तु के हिसाब से चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए, लॉफ्ट चाहिए, तो जो भी आपको एडिशनल चीज़ें चाहिए हम आपको
एक्स्ट्रा चेंजेस के दौर पे हम लोग करके देते हैं, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली हम समझते हैं कि घर आपका है। राइट, आप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में करा के लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। बाद में आप करवा के लोगे, जब ओसी आ जाएगा और हम लोग बिल्डर निकल जाएगा, बाद में आप करवाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ट्रू ट्रू। जैसे मैं सामने देख पा रहा हूँ इस ब्रिक में आईएसआई का मार्क है जी। ये सारे ब्रिक्स में रहता है या क्या, ये ऑथेंटिसिटी ये दर्शाता है? तो ये जो है ये लाइट वेट ब्लॉक्स है, ओके, और हम लोग मैक्सिमम फ्लैट में अभी लाइट वेट ब्लॉक्स का सेफोरेक्स यूज कर ब्रिक, रहे हैं। ये सेफोरेक्स ब्रिक है? यस, एएसी या सिपोरेक्स कह सकते हैं आप इसे। ओके, और क्योंकि ये प्रोफेशनली बनाए जाते हैं, हम लोग प्रेफर करेंगे कि आईएसआई वाले ब्रिक्स ही खरीदें। और हमने फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी यूज़ किए हैं स्पेसिफिकली उन जगहों पे जहाँ पे डोर फ्रेम्स आने वाले हैं। ओके, तो जहाँ पे डोर फ्रेम्स आने वाले से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फ्लाई ऐश यूज़ किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट में हमने कुछ टेक्निकली भी थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश की है। अभी का अगर आप देखेंगे तो कंक्रीट जो रहता है जिससे आरसीसी स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पे सीमेंट के साथ फ्लाई ऐश मिक्स किया जाता है। और अगर आप मेट्रो की बात करें, मेट्रो के जो कॉलम्स, जो पिलर्स होते हैं, वहाँ पे जीजीबीएस यूज़ किया जाता है, फ्लाई ऐश नहीं यूज़ किया जाता है। तो हमने भी वही ट्राई किया है कि हम लोग यहाँ पे वो लेटेस्ट अप टू डेट यूज़ करके ले। टिपिकली कंक्रीट में 25-30% फ्लाई ऐश मिक्स किया जाता है। हमने 50% जीजीबीएस यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट पे कंक्रीट में मिक्सिंग के लिए। इसके वजह से जो कंक्रीट का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है कंपेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट, जहाँ पे सिर्फ आप सीमेंट यूज़ करते हो या फिर फ्लाई ऐश मिक्सिंग करते हो। रिसर्च और स्टडीज़ ने बताया है कि जहाँ पे आप जीजीबीएस यूज़ करते हो, उन स्ट्रक्चर्स का लॉन्ग टर्म लाइफ कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और हम लोग वही अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे जीजीबीएस ब्लेंड यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कंक्रीट का फिनिश लाइटर साइड पे रहता है, थोड़ा फेयर रहता है कंपेयर टू डार्क ग्रे के कंपैरिजन में थोड़ा वाइटिश रहता है ये। और इससे लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर की लाइफ भी जो है बढ़ जाती है, बिकॉज जीजीबीएस हेल्प्स अगेंस्ट करोजन लॉन्ग टर्म में। और जहाँ बाथरूम्स हैं, बाथरूम्स के आसपास हमने जहाँ पे प्लम्बिंग की लाइंस पास हो रही है, हमने वहाँ पे भी फ्लाई ऐश के ब्रिक्स यूज़ किए गए हैं। इससे क्या, इससे होता क्या है? वो ज़्यादा हैवी रहते हैं, ज़्यादा डेंस रहते हैं। ओके, सो जस्ट इन केस फ्यूचर में इश्यूज़ ना हो तो इसलिए हमने यूज़ किया है। काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते, इसका ये मतलब नहीं कि वो ख़राब बना रहे हैं, पर हमने एक्स्ट्रा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लाई ऐश ब्रिक्स बाथरूम एरियाज़ में यूज़ किए गए हैं। और एक चीज़ जो हमने अपने फ्लैट में की गई है, अगर आप ब्रिक वर्क के नीचे देखेंगे तो एक कंक्रीट का बैंड आपको दिखेगा पूरा घुमाया हुआ। राइट, ये जैसा आरसीसी जैसा लग रहा है ये। हमारा ब्रिक वर्क जो है डायरेक्ट स्लैब से स्टार्ट नहीं होता है, इसको डीपीसी भी लोग कहते हैं, डैम प्रूफ कंक्रीटिंग। ओके, इससे एडवांटेज क्या होता है कि जब जो टाइल के नीचे जो माचन रहता है या जो बाथरूम्स के नीचे जो टाइलिंग होती है, कभी कभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ से ग्राउट्स निकल जाते हैं, सीमेंट निकल जाता है, और पानी सीप होके आपके दीवारों पे चले जाता है। ओके, कई जगह हमने देखा कि जो सीपेज चढ़ते हैं, दीवारों पे आपको यहाँ पे भद्दे दिखेंगे, वो सीपेजेस के बबलिंग दिखेंगी। तो ये जो डीपीसी है, ये जो कंक्रीट का जो बैंड हमने घुमाया है, उससे उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, काफ़ी मिनिमम हो जाता है। तो ये आपने थ्रू आउट द फ्लैट, थ्रू आउट द एंटायर स्लैब, हमारा ब्रिक वर्क स्लैब से स्टार्ट ही नहीं होता है। पहले ये बैंड, ऑब्वियसली इससे अपना कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि कंक्रीट का कॉस्ट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, बट इससे एटलीस्ट आई एम एंश्योर्ड कि ये फ्लैट्स में वो सीपेजेस के इश्यूज कम आएंगे। ओके, मतलब ये भी काफ़ी माइनर चीज़ें हैं, पर मुझे भी अभी पता चल रहा है कि ये एक सीपेज को रोकने के लिए और कहीं ना कहीं इससे ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है। नॉर्मली आप चाहे तो उसको सिर्फ टॉयलेट एरिया में कर सकते हैं, पर हमने ये पूरे के पूरे फ्लैट में करके लिया हुआ है। अभी देखिए, नॉर्मली मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि ये पानी भर के रखते हैं वाटर प्रूफिंग के बाद, तो ये कंसेप्ट क्या है? वाटर प्रूफिंग का जो आप लोग मैकेनिज्म यूज करते हैं वो क्या है, और इसको भर के रखने के पीछे क्या एक ही मकसद है कि टेस्टिंग हो जाए या कुछ और भी है? वो लार्जली टेस्टिंग के लिए ही होता है। ओके, यहाँ पे हमारे टॉयलेट्स के नीचे संक प्रोवाइडेड है। तो संक एक छोटा सा पोर्शन है जो स्लैब के नीचे रहता है, वो पोर्शन स्लैब के नीचे रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा नीचे है, ये स्लैब, किचन का स्लैब ऊपर है, टॉयलेट का स्लैब नीचे है, और वो एरिया में हम ब्रिक बैट, ओडिशा पेन भी बोलते हैं क्या नहीं, ओडिशा पेन तो WC हो गया। ओके, तो इस देखेंगे ना तो ये नीचे है स्लैब, राइट, उसको नीचे रखा गया है क्योंकि वो जो रीजन है वहाँ पे हम लोग ब्रिक और मोटर और वहाँ पे सीमेंट और केमिकल्स के साथ वाटर प्रूफिंग का एक लेयर करते हैं।
जो बाकी फ्लैट में नहीं रहता है। वो सिर्फ टॉयलेट एरिया में रहता है। सिर्फ टॉयलेट एरिया ही अकेला रीजन है पूरे फ्लैट में जिसका वाटर प्रूफिंग होता है। तो इसके लिए वो एक्स्ट्रा 6 इंच के लिए वहाँ पे 6-8 इंच वहाँ पे संक रहता है और वहाँ पे हम लोग वाटर प्रूफिंग करते हैं। और वाटर प्रूफिंग होने के बाद पानी भर के रखते हैं ताकि नीचे के फ्लोर पे हम लोग देख सकें कि पानी टपक रहा है कि नहीं। वो टेस्टिंग पर्पस के लिए लार्जली ही यूज़ होता है। ग्रेट। ये हमने एंट्री पे हमें ये दिख रहा है और हमें ये सैंपल पे भी दिखा था, ये आपने गैप दिया हुआ है, नीश दिया हुआ, राइट। इसका क्या पर्पस है? सो एक्चुअली क्या है, जब आप फ्लैट में एंट्री करते हो जी, तो काफ़ी सारे फ्लैट्स में आपने देखा होगा लोग अपने शू रैक जो है फ्लैट के बाहर ही रखते हैं। तो वो बहुत ही शैबी प्रैक्टिस है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमने अपने फ्लैट के एंट्री पे एक नीश प्रोवाइड करके लिया है जहाँ पे आप अपना शू रैक स्टार्टिंग में ही बना सको। आपको अपने शूज़ बाहर रखने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोविजन किया हुआ है हर फ्लैट अच्छा, में। मतलब ये डोर से ढक भी जाएगा? ये और डोर से ढक भी जाएगा, कभी दिखेगा ही नहीं। और आपको जब चाहिए आप डोर बंद करके आप शूज़ ले सकते हैं। आपको शू रैक बाहर रखने की या शूज़ बाहर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रू, एंट्री पे ही ये चीजें। क्या है ना, बाद में नेबर्स में भी विवाद होता है कि आप अपने जो गंदे जूते बाहर रख रहे हैं। सो सब नहीं, ये अच्छी चीज़ है कि आप इतनी माइन्यूट चीज़ों को भी ध्यान में रख रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कई पॉइंट्स आपने ऐसे बताए हैं, जैसे आपने ये फ्लाई एश ब्रिक के बारे में बताया, नीचे जो आपने ये आरसीसी के बारे में बताया, ये शायद ऐसे पॉइंट होंगे जो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपको भी पसंद आ रहे होंगे। कुछ और चीज़ें आप ऐड करना चाहेंगे? तो मैं डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ जी। तो ये फ्लैट की एक खूबी क्या है कि यहाँ पे कोई भी रूम डक्ट फेसिंग नहीं है। हर रूम जो है डायरेक्ट ओपन एरिया को ही फेस कर रहा है। ओके। अगर यहाँ पे आप बेडरूम को देख लीजिए जी, तो बेडरूम से एक अटैच्ड एक बैल्कनी है जो डायरेक्ट बाहर ओपन फेसिंग है। लिविंग रूम है, लिविंग रूम के बाहर भी बैल्कनी है जो डायरेक्टली आउटसाइड ओपनिंग फेसिंग है। राइट। और मैक्सिमम आप देखोगे काफ़ी लेआउट्स में किचन जो होता है ना, किचन का ओपनिंग एक क्लोज डक्ट में रहता है। राइट। तो उसमें क्या रहता है कि किचन में एक तो फ्रेश एयर, लाइट कम रहती है। तो हमने वो अवॉइड करने के लिए किचन को भी डायरेक्ट आउटसाइड ओपनिंग दे दिया है। तो हमारे सब रूम्स को डायरेक्ट ओपन एयर, ओपन वेंटिलेशन प्रोवाइडेड है। कोई भी बिल्डिंग में क्लोज डक्ट्स है ही नहीं, तो जिसकी वजह से एटलीस्ट किचन एरिया में और बाकी सब रूम्स में सुपीरियर लाइट और सुपीरियर वेंटिलेशन मिलती है। ग्रेट। मतलब एक चीज़ अच्छी है कि बिल्डर के साथ साथ अगर आप सिविल इंजीनियर से बात कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल के आती हैं जो शायद आम सेल्समैन के साथ नहीं हो सकता वो एक्सपीरियंस। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे लगातार हम बहुत सारे इंसाइट्स लेते रहेंगे और आपने अपना इतना समय दिया और हमारे व्यूवर्स के लिए आपने काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बताई। राहुल जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप भी खूब तरक्की करें और बाकी लोग भी जानें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मिस्टर राहुल से भी संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं। यदि आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ आ सकते हैं। कुछ दुविधा आ रही है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारियाँ आपको घर बैठे ही मिल जाएंगी। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।